कल जो है यानी इसकी पहले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, धातु और अधातु के बारे में, है ना, उसके भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा था। तो भौतिक गुणों के बारे में जो पढ़ा था, ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, धातु अधातु में अंतर या उसके भौतिक गुणों के बारे में बताइए। कोई बता सकता है भौतिक गुण हमने कौन कौन से डिस्कस किए थे? पहला आघात वर्धनीयता, क्या चीज़ होती है? पीट पीट के छद्दर के रूप में बनाया जा सकता है। दूसरा तन्यता, यानी इसको खींच करके तार के रूप में बनाया जा सकता है। तीसरा सुचालक, यानी ऊष्मा के क्या हो, धातुएं क्या होती है? ऊष्मा की सुचालक होती हैं। और क्या पॉइंट हमें पढ़ा था? विद्युत की भी सुचालक होती हैं और चमक होती है, शाइनिंग करती है ना। हाँ, कठोर होती है ना, उनका घनत्व जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, डेंसिटी जो है उनकी ज़्यादा होती है। हाँ, ध्वनि यानी कि किसी भी कठोर धातु से टकरा करके वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण उनको इंस्ट्रूमेंट्स में घंटी हो गया, गिटार हो गया, इन सब चीज़ों में यूज किया जाता है। और कुछ भी पढ़ा था। हाँ, गलनांक और क्वथनांक क्या होता है उनका? ज़्यादा होता है ना। और धातु कमरे के सापेक्ष ठोस रहती है, केवल पारा। हाँ, धातुएं जो होती हैं जनरली क्या होती हैं? कमरे के टेम्परेचर पे ठोस रहती हैं, पारे को छोड़ करके ना। तो ये हमने भौतिक गुण पढ़ लिए थे। धातु और अधातु, इसी का जस्ट अपोजिट लिख दोगे आपका तो अधातु हो जाएगा। लगभग दिमाग में रिकॉल हो गया एक बार। अब हम पढ़ते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में कि धातुओं में बैठ जाओ सिद्धांत बेटा, धातुओं में क्या रासायनिक गुणधर्म है, धातुएं जो हैं वो रासायनों के साथ में किस तरीके से अभिक्रिया करती हैं। तो यहाँ पर जो है पहला इसका जो ये हम गुणधर्म पढ़ेंगे, इसके धातुएं जो हैं वो किस अलग अलग चीज़ों के साथ किस तरीके से क्रिया करती हैं। तो यहाँ रासायनिक गुण जो है वो कैसे कैसे उनका होता है। तो यहाँ पर 3 रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। रासायनिक गुणधर्म 1, 2 और 3। पहला रासायनिक गुणधर्म जो है वो है हमारा धातुएं जो हैं वो वायु में किस तरीके से दहन करती हैं। धातुओं का वायु में दहन हम पढ़ेंगे। तो जो धातुएं होती हैं उनका दहन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो वो जब दहन होता है तो क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड बना लेती हैं। तो ये धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। अब क्षारीय है तो क्या करेंगे? लाल लिटमस को अम्ल, ला से लाल, यानी लाल करते हैं, लेकिन क्षार क्या करते हैं? ठीक। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, हाँ, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की प्रबलता जो होती है वो धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करती है कि कौन सी धातु ज़्यादा रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील है, कौन सी धातु कम अभिक्रियाशील। तो ये ऑक्सीजन के साथ जो है अभिक्रिया उस पर निर्भर करती है, उनकी अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करती है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अगर अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु होगी तो समान टेम्परेचर पर ही अभिक्रिया करने लगी। अगर कम अभिक्रियाशील धातु है तो उसको थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा। और अगर अन्य कुछ ऐसी धातुएं भी होंगी जिनको अधिक टेम्परेचर पर गर्म करना पड़ेगा। तो ये हो गई धातुओं की जो है अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ। जैसे सोडियम धातु लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, आपको पता क्या बनाता है उसका? धातु ऑक्साइड। तो क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड बनेगा, जो कि क्षारीय होगा। ठीक। इसी तरीके से एक और उदाहरण लें तो ये पोटेशियम है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है। अब यहाँ आप देखिए, जो भी धातु होगी, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो पोटेशियम हो, चाहे वो मैग्नीशियम हो, कोई भी अगर आप धातु लेते हैं, अगर वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड। क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड का क्या मतलब हुआ? जो धातु हमने ली, सोडियम ली है, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ली है, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ली है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ये हमारा जो है पहला हो गया। और यहाँ पर ये जो है सोडियम और पोटेशियम की हम बात कर रहे हैं, तो ये सामान्य ताप पर ही जो है वो अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है।
ये सामान्य ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो है वो क्या बना देते हैं, ऑक्साइड। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है, जो सोडियम और पोटेशियम धातुएं हैं, ठीक, सोडियम और पोटेशियम में जो दो धातुएं हैं वो अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। सामान्य ताप पे कर रही है, यानी कोई हमने इसको टेम्परेचर नहीं दिया है, सामान्य ताप पे अभिक्रियाशील है, यानी कि ज़्यादा क्रियाशील है। ये ऑक्सीजन के साथ तुरंत अभिक्रिया कर लेंगी और अभिक्रिया करके जो है वो इसमें आग लगने की संभावना होती है, अत्यधिक क्रियाशील जो है वो होती हैं। तो अब यहाँ पर इनको इतनी ज़्यादा क्रियाशील है कि सामान्य ताप पर जो है हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद है उसके साथ तेजी से अभिक्रिया कर लेंगी और आग लगने की संभावना होगी। तो इनको जो है मिट्टी के तेल में जो है वो रखा जाता है, हम उसको ओपन नहीं रख सकते हैं। तो इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबा करके रखा जाता है। इनको हाँ ठीक है, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, ये क्वेश्चन क्या सकता है, क्यों, क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और ये हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो है वो आग उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए उनको सुरक्षित रखने के लिए जो है ताकि कोई दुर्घटना ना हो, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये क्वेश्चन बन रहा है, बीच में इसलिए आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, पता भी होना चाहिए। अब हमने क्या पढ़ा, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। तो ज़्यादातर जल में अवलनशील होती हैं, लेकिन धातुओं के कुछ ऑक्साइड भी ऐसे होते हैं जो जल में घुल भी जाते हैं और उन्हें क्षार के रूप में जो है हम जानते हैं कि ये क्षारकीय हैं। सोडियम ऑक्साइड जो है, अब जो सोडियम का ऑक्साइड बन गया, अब उसको पानी में हम लेके घोले तो क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। कुछ ऐसी भी है जो अभिक्रिया नहीं करती है सामान्य ताप पर, उनको गर्म करना पड़ता है। तो ये मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी जो कि क्षारीय ऑक्साइड होगा, लेकिन गर्म कर लेंगे, सामान्य टेम्परेचर पर नहीं, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक श्वेत चूर्ण है, यानी सफेद कलर का जो है वो चूर्ण होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको गर्म करके ही हम अभिक्रिया करा पा रहे हैं। सोडियम और पोटेशियम की तुलना में कम अभिक्रियाशील है कौन, मैग्नीशियम, ठीक है। सोडियम पोटेशियम सबसे ज़्यादा है, वो तो तुरंत खुले में कर लेते हैं, केरोसिन की रखा है, तो मैग्नीशियम कम है उसकी तुलना में। तो मैग्नीशियम जो ऑक्साइड बना है वो पानी के साथ अभिक्रिया करके घुल जाएगा उसमें, ठीक है। अब एल्यूमिनियम की बात करें हम इसी तरीके से, तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो भी लिखा रहेगा, ठीक है, जो भी आपका धातु होगी वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो उसका ऑक्साइड बनाएगी, ठीक है। देख रहे हैं आप, सबके आगे क्या जुड़ जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा सबको। तो यहाँ पर धातु ऑक्साइड की ये बन रही है, ये धातु की जो ऑक्साइड बन रही है, ये ऑक्साइड जो बन रहा है इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, ठीक है। क्षारीय तो क्या करेंगे, नीला करेंगे, हाँ, तो कुछ धातुएं ऑक्साइड अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अम्लीय भी होते हैं, क्षारकीय भी। ऐसे धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर लेती है और लवण और पानी बनाते हैं। इनको क्या कहा जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो अम्ल और क्षारक जो है वो दोनों प्रकार के जो है व्यवहार को दिखाते हैं। तो कभी वैसे तो जनरली हमारे पास में क्या बनता है, क्षारकीय, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया क्षारकीय बना रहे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अम्ल और क्षारक दोनों तरीके का व्यवहार करते हैं, उनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है। जैसे आयरन है, कॉपर है, ये अत्यधिक ताप पर भी वायु में नहीं जलते। कुछ तो ऐसे भी कितना भी जला लो वो नहीं जल रहे हैं, आयरन और कॉपर। तो ऑक्सीजन के साथ कॉपर की अभिक्रिया आयरन की तुलना में कम आसानी से होती है। चांदी और सोने की अगर हम बात करें तो इनको लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, उच्च टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए वे इनसे भी कम अभिक्रियाशील है, ठीक है। तो सोना चांदी कम अभिक्रियाशील है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के लिए। अब रासायनिक गुणधर्म दूसरे की अगर हम बात करें, पहला तो हमने क्या पढ़ा, अभी हमने क्या पढ़ डाला कि धातुएं जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। पहला रासायनिक गुण बेसिक मेन अभी तक हमने क्या पढ़ा, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं।
कुछ सामान्य ताप पर, कुछ गर्म करने पर, कुछ ठंडा। ठीक है, कुछ दो चार आप एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। अब दूसरा रासायनिक गुणधर्म क्या है कि ये पानी के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। तो हवा के साथ की, ऑक्सीजन के साथ मतलब। ठीक, अब पानी की बात करें अगर हम, ये पानी के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो पानी के साथ धातु क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है और धातु का ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, समझ में आ रहा सबको। यहाँ पर धातु, अब हम पानी के साथ अभिक्रिया पर पढ़ रहे हैं। जो धातुएं हैं पानी के साथ अभिक्रिया करके धातु की ऑक्साइड बनाएंगी और हाइड्रोजन। अब इसमें है क्या, पानी का सूत्र क्या होता है, H2O। H2 भी है इसमें और O भी है। तो O धातु के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड। और H2 अलग हो गया तो क्या हो गया, समझ में आया सबको। यानी ये H2O ही ये हाइड्रोजन गैस बना देता है, इसका हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाता है और ऑक्सीजन धातु के साथ में जुड़ जाएगा, धातु ऑक्साइड बन जाएगा। दूसरी अभिक्रिया याद हो गई, पानी के साथ क्या अभिक्रिया करते हैं, धातु में धातु ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अरे अब इसका जो धातु ऑक्साइड बना है, ये इसको फिर से पानी में डाला जाएगा कि कुछ ऐसे होते हैं जो घुल जाते हैं और धातु के हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। लेकिन सभी धातु जो है वो पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकला कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड हाइड्रोजन बनाती है। उसकी अभिक्रिया की अभिक्रियाशीलता पर जो उसकी तीव्रता है वो जो धातुएं भाग लेते हैं उसकी अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करती है। कुछ धातुएं जो होती है ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया कर लेंगी भाई, है ना। कुछ, अब यहाँ पे पहले वो था हवा के लिए था, अब ये किसके लिए था, पानी के लिए। ठंडे से कुछ करेंगे, कुछ गर्म से करेंगे, कुछ भाप के साथ भी अभिक्रिया करेंगे। और कुछ ऐसी भी होती है जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है। तो धातुएं गर्म या ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगी, धात्विक ऑक्साइड। हाँ, धात्विक जो होती है धात्विक ऑक्साइड बनाती थी, हाइड्रोजन अलग होती थी। ठीक, फिर उसके बाद जो धात्विक ऑक्साइड जो रहेगा वो फिर से अगर उसमें पानी में अगर और उसको अभिक्रिया कराई जाती है तो धातु का हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, वो जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त होगी। ठीक, अब यहाँ पर धातुएं जो होती हैं वो भाप के साथ अभिक्रिया करेंगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, धातु का ऑक्साइड बनेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। भाप में भी तो क्या होता है, H2O ही होता है। कुछ एग्जाम्पल दिए गए जैसे सोडियम है, पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और उसकी ऊर्जा निकलेगी। तो इतनी तेज तथा उष्माक्षेपी होते हैं कि इनसे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रतिदिन यानी जलनशील हो जाता है, जलने लगता है। कैल्शियम की बात करें तो ठंडे पानी के साथ जो है अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हो गया। अब यहाँ पर जो ऊष्मा निकल रही है वो हाइड्रोजन को प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है, तो इसलिए इसका हाइड्रोजन नहीं ज्वलनशील है। तो मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ये मैग्नीशियम धातु क्या है, वो ठंडे पानी से नहीं करेगा, गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये सभी धातुएं ना तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करती ना ही गर्म पानी के साथ में अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, ये किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, भाप के साथ में। ठीक, भाप के साथ अभिक्रिया करके बनाएंगे क्या, वही धातु का ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। भाप के साथ उनकी अभिक्रिया की प्रबलता के आधार पर उनका घटना अगर हम क्रम देखें कि क्या है, तो यहाँ पर जो है ये सबसे पहले मैग्नीशियम आएगा, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक और फिर आयरन। यहाँ पर अगर हम उसके देखा जाए तो Mg, Al, Zn और Fe है। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा रासायनिक गुणधर्म हम बात करें, तीसरा रासायनिक गुणधर्म बात करें हम तो तनु अम्लों के साथ धातुओं की अभिक्रिया, यानी अम्ल के साथ क्या अभिक्रिया करते हैं, तनु अम्ल। तो धातुएं जो होती है तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन क्या सभी धातुएं अभिक्रिया इसी तरीके से करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब वो कैसे अभिक्रिया करती हैं, तो धातुएं जो होती हैं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी और लवण जो है वो बनेगा। हम अभिक्रियाशील धातु अगर होगी तो वो जैसे कौन कौन सी, कॉपर है, चांदी है, सोना है, ये अभिक्रिया नहीं करती हैं। ये हाइड्रोजन गैस
को अलग नहीं कर पाती हैं अगर अभिक्रिया अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है। सभी धातु में तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, यानी कि बहुत जरूरी नहीं है कि तनु अम्ल के साथ सभी जो है वो अभिक्रिया करें। अब यहाँ पर अगर बात करें हम कि तनु अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रिया की प्रबलता कैसी होगी, तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करता है। कौन सा धातु जो है रासायनिक रूप से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन सा कम अभिक्रियाशील है, तो वो वही तनु अम्ल के साथ में उनकी अभिक्रियाशीलता उसी तरीके की रहेगी। अब जैसे कि अब तनु जब जैसे अगर हमने बात की तनु अम्ल में हम जनरली क्या लेते हैं, HCl है ना, HCl लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, दो लेते हैं, एक HCl लेते हैं कि या क्या लेते हैं H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दो अम्ल होते हैं, जनरली हम दो ही जनरली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको लेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या फार्मूला होता है HCl, ठीक है, उसमें क्या है H है और Cl। अब Cl है यानी कि वो धातु के साथ में जुड़ जाएगा तो धातु का क्लोराइड बना देगा, समझ में आ रहा है सबको, और H जो है वो अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस के रूप में मुक्त हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आया। HCl का Cl जो है धातु के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बना देगा, धातु क्लोराइड, अब जो है ना, और ये हाइड्रोजन के जो है वो अलग हो जाएंगे। जैसे कि इसके कुछ और उदाहरण अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पर देखो NaHCl के साथ अभिक्रिया करेगा, सोडियम धातु कर रही है तो क्या बन गया आपका सोडियम क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस। समझ में आया सबको, ठीक है। यहाँ पर जो है बैलेंस करने के लिए जो है, एक मिनट, बैलेंस करना भी देख लो। अब हाइड्रोजन गैस का फार्मूला H2 होता है, खाली H नहीं होता, H2 होता है ना, तो यहाँ पर H2 है, हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ कहीं आपको हाइड्रोजन दिख रहा है यहाँ, तो आपको आगे 2 लगाना पड़ेगा। आपने यहाँ 2 लगाया तो क्लोरीन कितने होगा आपके पास में 2। अब यहाँ पर क्लोरीन 2 है तो यहाँ पर क्लोरीन को 2 करने के लिए आपको यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा सबको। अब यहाँ पर जब 2 लगा दिया तो सोडियम कितने हो गए 2, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, सबको समझ में आया, ये संतुलित करना जरूरी होता है, ठीक है। तो सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है और यहाँ तेजी से जो है अभिक्रिया कर लेता है। अब मैग्नीशियम की बात करें तो यहाँ पर मैग्नीशियम में भी यही होगा, मैग्नीशियम HCl के साथ अभिक्रिया करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। एक चीज कुछ बच्चे ये पूछ सकते हैं कि मैम आपने तो हाइड्रोजन के पहले किसका पढ़ा हमने, सोडियम क्लोराइड का क्या फार्मूला है NaCl, तो उसका फार्मूला NaCl है मैम। आपने यहाँ पे तो MgCl2 बताया, यहाँ पे कुछ अलग MgCl क्यों नहीं फार्मूला हुआ, बता सकता है कोई? हाँ, क्योंकि ये जो भी यहाँ पर जो सूत्र बनता है उसकी बैलेंसी के साथ बनता है। Mg का +2 है और क्लोराइड का -1 है, ठीक है, -1 है, क्लोराइड का -1 होता है। देख तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो Mg का 2 Cl के साथ चला जाएगा तो Cl2 हो जाएगा, और Cl का 1 है तो 1 लिखा नहीं जाएगा तो Mg हो गया, इसलिए MgCl2 इसलिए इसका फार्मूला बना, ठीक है। ये फार्मूला आपको मैग्नीशियम क्लोराइड का हमेशा MgCl2 ही होगा, ठीक। अब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, जैसे हाइड्रोजन गैस को हम क्या लिख सकते हैं, हमेशा यही H2 ही लिखेंगे, उसमें H नहीं लिख सकते, H3 नहीं लिखते, क्या लिखते हैं H2, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन गई। अब यहाँ पर जो है Cl2 है, यहाँ पर 2 आपको करना पड़ेगा, हाइड्रोजन भी वहाँ 2 है, इसलिए ये तो आपका बैलेंस हो गया, और Mg यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर ये पूरा बैलेंस है। समझ में आया सबको। तो मैग्नीशियम भी जो है वो तेजी से अभिक्रिया करता है। सोडियम मैग्नीशियम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, तो इसकी धीमी अभिक्रिया जब हो रही है। अब यहाँ देखो जो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है, एल्यूमिनियम की यहाँ पर बैलेंसी कितनी है +3, ठीक। यहाँ पर क्लोरीन की, तो ये क्लोरीन का जो यहाँ इसके नीचे 3 लिखोगे आप और इसके नीचे 1, तो यहाँ पर ये 1 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर AlCl3 इसका फार्मूला आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक। यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते थे तो वो मैंने बता दिया आप लोगों को। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जो है वो AlCl3 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस होगी। अब यहाँ पर जिंक की बात करें तो इसी तरीके से जिंक भी जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन
हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। समझ में आ रहा है? जो भी धातु लगाओगे उसका क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। एल्यूमिनियम की अभिक्रिया की तुलना में जो है ये जिंक कम तेजी से अभिक्रिया करता है। आयरन की बात करें, आयरन क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। समझ में सबको आ रहा है ना? कुछ भी आप जो भी आप लेंगे धातु वो HCl के साथ अभिक्रिया करके वो क्या बनाएगी, उसका क्लोराइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। कॉपर धातु तनु HCl के साथ या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यानी HCl और H2SO4 के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कॉपर सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। कॉपर सबसे कम। निष्कर्ष क्या निकला हमारा कि अभिक्रियाशीलता जो है मैग्नीशियम की ज़्यादा है, फिर एल्यूमिनियम की है। अभिक्रियाशीलता जो है वो मैग्नीशियम की ज़्यादा है, फिर इसके बाद में किसकी है, एल्यूमिनियम की, फिर जिंक की, फिर आयरन। यहाँ पर जो है अब यहाँ पर जो है धातु ऑक्सीजन के साथ तीन, अभी हमने 3 पॉइंट पढ़े, 3 रासायनिक गुणधर्म पढ़े। मेन क्या पढ़ा था पहला हमने, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, और पानी के साथ अभिक्रिया करके दूसरा था। तीसरा हमने क्या रासायनिक गुण पढ़ा कि तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके रबड़ बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इस प्रकार से हमने धातुओं के जो रासायनिक गुणधर्मों के बारे में आज पढ़ा। 3 रासायनिक गुणधर्म पढ़े। किसी को कोई कंफ्यूजन? समझ में आया सबको? बस आपका होमवर्क क्या है, इसको जा करके कि रासायनिक गुणधर्म जो एग्जाम्पल कुछ कुछ बताए गए हैं उसको जो है आप नोट कर लेना, बुक में भी दिए होंगे आपके। और जो है आज का आज नोट करोगे तो आपको याद रहेगा। 3 चीज़ें मेन थी, हमने 3 रासायनिक गुणधर्म पढ़े, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, पानी के साथ अभिक्रिया और अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, ये धातुओं के रासायनिक गुणधर्म थे।